जय हिंद दोस्तों, आज के हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे नदी के बारे में कि किन नदियों का उद्गम कहाँ हुआ है और ये नदियाँ कहाँ जाकर मिली हैं या कहाँ जाकर गिर गई हैं। इस वीडियो में हम उन तमाम नदियों के बारे में चर्चा करेंगे जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और अक्सर जो है एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और एक समझ भी होनी चाहिए कि किन जो नदियाँ हैं वो कहाँ से उद्गम हुआ है और किस रास्ते हुए किस नदी में या कहाँ जाकर गिर गई है, ठीक है। तो इसमें हम सारी महत्वपूर्ण नदियों को कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। ऐसे तो चूँकि हमारे भारत के अंदर बहुत सारी नदियाँ छोटी-बड़ी बहुत सारी नदियाँ हैं, जिन सभी को चर्चा करना संभव नहीं है चूँकि छोटा-बड़ा नदी बहुत सारे हैं। तो इनमें उन नदियों की चर्चा करेंगे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? जिससे अक्सर आए दिनों एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है ये हमारा सिंधु नदी है। तो इसका जो है उद्गम स्थल कहाँ है? ये मानसरोवर झील से, ठीक है? जो तिब्बत में है ना? ये मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। ये लद्दाख होते हुए जो है ना? लद्दाख होते हुए, पाकिस्तान होते हुए ये अरब सागर में गिर जाता है, ठीक है? आपको पता होगा कि नीचे क्या है? अरब सागर है। एक बार हम दिखा देते हैं, ठीक है? जैसे इसको नीचे क्या है? ये साइड हमारा अरब सागर है और है ना? इस साइड हमारा ये अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है? तो इस साइड भारत के पश्चिम दिशा में क्या है? अरब सागर है और भारत के जो पूर्व दिशा में है बंगाल की खाड़ी है। अब देखते हैं कौन नदी कहाँ से उद्गम होता है, ठीक है? तब देखिए ये जो है तिब्बत के पास जो है मानसरोवर झील है। इससे मुख्यतः 3 नदियों का उद्गम हुआ है। सिंधु सिंधु ठीक है? 1 मिनट कलर थोड़ा-सा बदल लेते हैं। सिंधु नदी, ठीक है? वहाँ पे उसके बाद सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है? 3 नदियों का उद्गम हुआ है मानसरोवर झील से, जो कि तिब्बत में है। तो हम सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में देखते हैं। ये सिंधु नदी जो है लद्दाख होते हुए भारत में प्रवेश करती हैं और जो है पाकिस्तान के रास्ते जो है ये अरब सागर में गिर जाता है सिंधु नदी, ठीक है? ये है हमारा सिंधु नदी है, ये रास्ता है सिंधु नदी का। इसी सिंधु नदी में हम देखते हैं कौन-कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं। तो झेलम, झेलम नदी जो है, ठीक है? झेलम नदी जिसका उद्गम जो है जम्मू कश्मीर है, शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है झेलम नदी का और ये झेलम नदी जो है आकर चिनाब नदी में मिल जाता है, ठीक है? ये देखिए चिनाब रास्ता आपको दिख रहा होगा, ठीक ना? ये चिनाब का रास्ता है। इस चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? हिमाचल प्रदेश से, ठीक है? हिमाचल प्रदेश से जो है चिनाब नदी का उद्गम हुआ है और इसी चिनाब में रावी नदी भी आकर मिलती हैं। इसका भी उद्गम कहाँ हुआ है? ठीक है? इसका भी उद्गम जो है रावी नदी का हिमाचल प्रदेश में ही हुआ है। ठीक है? और इसी चिनाब नदी में जो है आकर मिलती है सतलज नदी। ठीक है? इसी चिनाब नदी में जो है आकर सतलज नदी मिलता है। ठीक है? ये रहा हमारा सतलज नदी। ये सतलज नदी जो है आकर चिनाब नदी में मिलता है और सतलज का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से उद्गम होता है सतलज नदी और ये जो है चिनाब नदी में आकर मिल जाती है। ठीक इसी में यानी कि सतलज नदी में ही जो है ब्यास नदी आकर मिलता है। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश से होता है। यानी हिमाचल प्रदेश से जो है 3 नदियों का उद्गम होता है। एक चिनाब नदी जो सबसे बड़ी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी, ठीक है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है और इसी चिनाब में जो है झेलम रावी, झेलम रावी और सतलज 3 नदियाँ आकर मिलता है चिनाब में, ठीक है? इसको थोड़ा हम साफ कर लेते हैं, समझ में आएगी चीज़ थोड़ा, ठीक है? इस चिनाब नदी में जो है इस चिनाब नदी में 3 नदियाँ मिलती हैं, झेलम, रावी और सतलज, जबकि सतलज नदी में आकर ब्यास मिलती है, ठीक है? तो चीज़ों को बारीकी से समझिए और ध्यान से। तो सिंधु की पूछा जाए, प्रश्न बने कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन होगा?
तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो होगा चिनाब नदी होगा, ठीक है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब होगा, और चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन हो जाएगा? सतलज। और सतलज का सहायक नदी ब्यास होता है, क्योंकि ब्यास जो है सतलज में आकर मिलती हैं। तो ये जो है सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम समझे, ठीक है। सिंधु नदी न होकर नदी तंत्र है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण नदियाँ आके मिलती हैं, ठीक है, गहरी नदियाँ आके मिलती हैं, इसीलिए जो है सिंधु नदी न होकर नदी तंत्र के काम करती है। ठीक उसी प्रकार अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। मानसरोवर झील से जो है 3 नदियों का उद्गम हुआ, सिंधु नदी, ठीक है, इधर से आकर ये सिंधु नदी आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है इसी मानसरोवर झील से सतलज नदी निकलती है, और ये जाकर जो है चिनाब नदी में मिलती है, और चिनाब नदी जो है आके सिंधु में मिलती है। उसके बाद देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से होते हुए, चाइना होते हुए जो है हमारे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो इस ब्रह्मपुत्र नदी को हर जगह अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है, क्योंकि जब ये तिब्बत से निकलती हैं तो तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जो कहा जाता है सांगपो, ठीक है, सांगपो बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। और जब चाइना में इसे प्योंगयोंग कहा जाता है, ठीक है, चाइना में इसे प्योंगयोंग, और अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती हैं तो इसे दिहांग बोला जाता है। और ये अरुणाचल प्रदेश होते हुए, ठीक है, असम में प्रवेश करती हैं। तो असम में ही इस ब्रह्मपुत्र नदी को अपने वास्तविक रूप में मतलब ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। और यही नदी जो है नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो इस ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना बोला जाता है, ठीक है। यही ब्रह्मपुत्र नदी जो है जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे यमुना कहा जाता है। अब देखते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। अब ये गंगा का उद्गम स्थल ये गंगोत्री, ठीक है, उत्तराखंड से गंगोत्री से होते हुए जो है गंगा जो है यूपी बिहार होते हुए ये पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो इस क्योंकि गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना है। ये रहा हमारा यमुना, ठीक है ना। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, और इस यमुना की सहायक नदी, ठीक है, थोड़ा सा हम पहले यहाँ देख लेते हैं। ये हमारा अरावली पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना। ये राजस्थान से अरावली पर्वत श्रेणी गुजरता है, ठीक है। ये दिल्ली से होकर गुजरात तक फैली हुई है अरावली पर्वत श्रेणी जो है ना। तो कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं, क्योंकि नदियों का जो उद्गम होता है वो हमेशा कहीं ना कहीं बहुत बड़े हिम ग्लेशियर हो या झरने से ही नदियों का उद्गम होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा अरावली पर्वत श्रेणी है, तो इसी पर्वत श्रेणी से जो है 3 नदियों का उद्गम हुआ है, ठीक है। पहला एक जो है लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी जो है इधर से जाती हैं, ठीक है, और यहाँ से साबरमती नदियाँ गुजरती हैं अरावली पर्वत श्रेणी से। और एक बराक नदी निकलता है, और यहाँ है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है यहाँ से 3-4 नदियों का उद्गम हुआ है। जैसे एक चंबल नदी है, ठीक है, जो कि यमुना में आकर मिलता है। ध्यान से समझिए बात को, चंबल नदी यमुना में मिलता है, यानी कि यमुना का सहायक नदी चंबल नदी हुआ। और इसी चंबल नदी में जो है बराक नदी आकर मिल जाता है, ठीक है। बराक नदी आकर चंबल में मिलता है। उसके बाद यमुना में ही 2-3 नदियाँ और हैं, जैसे सिंध, बेतवा और केन, ठीक है ना। ये 3-4 नदियाँ जो हैं यमुना में आकर मिलता है, और यमुना जो है गंगा में आकर मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद चूंकि पानी का स्रोत या तो झरना होगा या हिम ग्लेशियर, जब ऊंचे ऊंचे पर्वत होता है तो आपको पता होगा कि जब हम गहराई में जाते हैं तो गहराई में जाने के बाद क्या होता है कि तापमान बढ़ता है, ठीक है। तो हमें गर्मी का एहसास होता है गहराई में जाने पर। ठीक उसी प्रकार जब आप ऊंचाई की ओर
ऊपर होंगे, ऊपर जाएंगे तो तापमान में गिरावट आती है। तो एक समय ऐसा आता है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होने लगता है, मतलब कि हिम जमने लगता है, बर्फ बनने लगता है, ठीक है। उसके बाद जो देखते हैं, ये हमारा मध्य प्रदेश था। इस मध्य प्रदेश से ही जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के ठीक नीचे से नर्मदा नदी गुजरती है, ठीक है ना। नर्मदा नदी गुजरती है और ये बंगाल की खाड़ी में जा गिरती, सॉरी माफ कीजिएगा, अरब सागर में जा गिरती है। इसके बीच जो है सतपुरा पर्वत श्रेणी है, सतपुरा पर्वत श्रेणी है। ठीक उसके नीचे जो है आपको ताप्ती नदी गुजरती है ना, ताप्ती नदी। के बाद देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ में मैकाले पर्वत श्रेणी है। यहाँ से दो नदियों का उद्गम होता है और ये गंगा में जाकर मिल जाता है, क्योंकि गंगा का रूट है ये, ठीक है ना, गंगा का रूट है। इसी में दो नदियाँ मिलता है, सोन और रिहंद नदी, ठीक है ना। ये दो नदियाँ जाके मिल जाती हैं गंगा में, ठीक है। झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से जो है दामोदर नदी निकलता है, दामोदर नदी, जो कि हुगली नदी में मिल जाता है, ठीक है ना। गंगा का ही एक ब्रांच, एक शाखा जो कि टूट मतलब इधर बहने लगती है, इसका नाम क्या है, हुगली, ठीक ना, हुगली नदी है, गंगा का ही एक शाखा है। और इसी हुगली नदी में जो है दामोदर नदी आके मिलती हैं। यानी कि झारखंड से दो नदियां का उद्गम होता है, एक दामोदर नदी और एक स्वर्णरेखा नदी, ठीक है ना। स्वर्णरेखा नदी है जो है बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, ठीक है ना। उसके बाद आपसे अक्सर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि नदियों की दिशा क्या है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए दामोदर नदी की दिशा क्या है, तो आप बता सकते हैं इसकी दिशा क्या है, पूरब है, ठीक है ना। गंगा की दिशा क्या है, तो ये भी पूरब है। उसके बाद स्वर्णरेखा नदी की भी दिशा क्या है, पूरब है। तो आप अगर नक्शा से अध्ययन करते हैं कोई भी चीज़ का, तो बातें आपको चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है ना। इससे आपको एक चीज़ भी स्पष्ट हो जाएगा कि कौन स्टेट होते हुए ये नदी गुजरता है। तो आप बाई ऑप्शन भी क्वेश्चन को पकड़ लेंगे, अगर चीज़ों को आप अच्छे से समझे रहेंगे तब, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ये गोदावरी नदी है, नासिक से उत्पन्न होता है और ये जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है, ठीक है। तो इसकी भी दिशा पूछा जाए तो इसकी दिशा कहाँ है, पूरब की ओर, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, ठीक। उसके नीचे जो है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर के पहाड़ी से जो है कृष्णा नदी निकलती है, कृष्णा नदी का उद्गम होता है और ये जो है बंगाल की खाड़ी में जा गिरता है। तो इस प्रकार जो है बहुत सारी, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां हैं, तो सबका चर्चा करना संभव नहीं है और एग्जाम में अक्सर पूछे भी नहीं जाते हैं। तो ये सारी महत्वपूर्ण नदियां थी जिनके बारे में हमने पढ़ा। हो सकता है चीज़ों को आपको बेहतर रूप से समझ में नहीं आया आया होगा एक बार में, तो बारीकी से समझिए, इसको देखिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको नदी का दिशा भी मालूम होना चाहिए कि किस दिशा में उसका बहाव है, ठीक है ना, और उसका उद्गम कहाँ से हुआ है और इस नदी का जो है कहाँ जाकर